तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? GIC। GIC। अंकित, आप कैमरा ऑफ ही कर लीजिए क्योंकि बार बार मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। हाँ, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आज हम लोगों का टॉपिक था। तो सबसे पहले जनरल इंश्योरेंस के बारे में कोई आइडिया? कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़े उससे पहले जनरल इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस तो हम लोग पढ़ लिए। व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस? पहले कभी सुना है? जिसके पास बाइक है वो लोग भी नहीं सुने हैं जनरल इंश्योरेंस के बारे में। हाँ, देखिए मैम लाइफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस। क्या? नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस, वेरी गुड। लाइफ इंश्योरेंस में हम लोगों ने देखा वो हम लोगों की लाइफ का इंश्योरेंस होता है। जनरल लाइफ में होता है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। और अगर मैं क्लियर करूं, जो आपके वैल्यूएबल प्रोडक्ट का जो इंश्योरेंस होता है, चाहे वो आपका हेल्थ हो, चाहे आपका कोई बाइक हो, कार हो, ठीक है, ये सारे चीज का जो इंश्योरेंस होता है उसको हम लोग जनरल इंश्योरेंस के कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज में डील करने वाली है आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, GIC। उसके बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत आप लिख लीजिए जनरल इंश्योरेंस के बारे में, बस एक लाइन। ठीक है, जितना आपका फायर इंश्योरेंस है, मरीन इंश्योरेंस है, ये सारा आ जाए, ट्रैवल इंश्योरेंस है, ठीक है, ये सारा आपका आ जाएगा जनरल इंश्योरेंस के अंदर। तो बस यही दो लाइन लिख लीजिए, जनरल इंश्योरेंस also known as non-life insurance, also known as non-life insurance, provides insurance for provides insurance for provides insurance for valuables and products, provides insurance for valuables valuables वैल्यूबल्स यानी मूल्यवान वस्तु। ठीक है, वैल्यूबल्स एंड प्रोडक्ट्स अदर देन आवर लाइफ यानी लिविंग बींग्स का जो इंश्योरेंस होगा दैट इज लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लिविंग में भी अब देखिए, अब आपका मरीन वगैरह क्या है, फिश वगैरह, वो भी लिविंग है लेकिन वो कवर होता है जनरल इंश्योरेंस में। ठीक है, तो अदर देन लाइफ सारा आ जाएगा आपका जनरल इंश्योरेंस के अंदर। लिख लिए, full stop। It protects against डैमेज हो, चाहे लॉस हो, चाहे चोरी हो गया, वो सारा चीज कवर होगा। ठीक है, तो ये तीनों चीज लिखिए, डैमेजेस, कॉमा, लॉस एंड थेफ्ट। It protects against damage, loss and theft of your valuables that is insured मैम लॉस उसके बाद and theft theft चोरी हो गया हो, theft। यही तीन था, ये लॉस, डैमेज एंड थेफ्ट। ठीक है, ऑफ योर वैल्यूएबल्स दैट इज इंश्योर्ड। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे आपका मोटर इंश्योरेंस हो गया, होम इंश्योरेंस हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, दैट इज इंश्योर्ड, जो भी आपका वैल्यूएबल सामान है जो इंश्योर्ड है
वो सारा आ जाएगा जनरल इंश्योरेंस के अंदर। क्लियर? नहीं तो फिर जो एक्सप्लेनेशन में आप समझे हैं आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। समझ तो आ गया ना जनरल इंश्योरेंस मैम। किसको बोलते हैं? हाँ, मैम एक बार फिर से बता दीजिए ना, अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे। जनरल इंश्योरेंस एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है? जितना भी नॉन लिविंग बीइंग्स का जो इंश्योरेंस होता है वो जनरल इंश्योरेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है? जी। जितना भी आपका वैल्यूएबल गुड्स है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स है, वो सारा जनरल इंश्योरेंस के अंदर आ जाएगा। जैसे आपका मोटर इंश्योरेंस हो गया, होम इंश्योरेंस हो गया, मरीन इंश्योरेंस हो गया, ये सारा आ जाएगा आपका जनरल। फायर इंश्योरेंस हो गया, ठीक है? मैम हाँ, मरीन इंश्योरेंस क्या होता है? मरीन मतलब वो समुद्री जीव वगैरह का जो इंश्योरेंस होता है, दैट इज मरीन इंश्योरेंस, समुद्री जीव, Okay. ठीक है? Okay. नहीं तो फिर इन जनरल आप बाइक वाइक सबके पास होगा, ठीक है? इन जनरल सब लोग ये तो जरूर जानते होंगे कि बाइक का इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है, ठीक है? तो ये Yes, ma'am. जनरल इंश्योरेंस में है। हेल्थ का इंश्योरेंस होता है, ठीक है? वो भी जनरल इंश्योरेंस के अंदर आता है, ठीक है? अब समझ आया सुंदरम? Yes, मैम। अब लिखिए जीआईसी के बारे में। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जीआईसी। फर्स्ट पॉइंट होगा जीआईसी वाज फॉर्म्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी under section 9 मैम रिपीट। मैम रिपीट। GIC was formed as government company। GIC as a government company form हुई थी under section 9 of the insurance of the general insurance business मैम अंडर सेक्शन 9 के बाद of the general insurance business ब्रैकेट में नेशनलाइजेशन। मैम आई मिस क्या? मैम बहुत सारा छूट गया लगता है लेट से आने के। हाँ तो लेट से क्यों आए? अपना पार्ट देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में। ज्यादा भी हालांकि डिस्कशन नहीं हुआ है, अभी हम लोग जीआईसी शुरू किए हैं और अभी हम लोगों ने जनरल इंश्योरेंस के बारे में जाना, कितने टाइप का जनरल इंश्योरेंस होता है वो हमने जाना, और अब हम लोग जीआईसी के बारे में जान रहे हैं, वो अभी शुरुआत है। मैम इसका लिंक ग्रुप में भेज दीजिएगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने बताया निमेश, मैंने ये बताया कि जनरल इंश्योरेंस एक टाइप का नॉन इंश्योरेंस है, ठीक है? जितना नॉन लिविंग बीइंग्स होता है उसका इंश्योरेंस जो होता है वो आता है आपका कंप्लीट। नॉन लिविंग भी बोलना सही नहीं होगा क्योंकि मरीन इंश्योरेंस भी इसके अंदर आया, फिर आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी आया, तो ये जनरल इंश्योरेंस मतलब नॉन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है? जो भी आपका वैल्यूएबल गुड्स का जो इंश्योरेंस होता है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स का जो इंश्योरेंस होता है उसको हम जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद आ जाइए जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लिखना शुरू करिए। उसका ये पहला लाइन मैं बता रही हूँ कि इट वाज फॉर्म्ड एज अ गवर्नमेंट कंपनी। ये फॉर्म हुई थी एज एन गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 9 ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस, जो नेशनलाइजेशन के अंदर हो। जैसे LIC का नेशनलाइजेशन हुआ था वैसे इसका भी नेशनलाइजेशन, इसलिए ब्रैकेट में लिखिए, और एक्ट, क्योंकि इससे पहले वो एक प्राइवेट कंपनी ही थी। जैसे LIC प्राइवेट था वैसे GIC भी प्राइवेट था, ठीक है? तो ये नेशनलाइजेशन जब हुआ था तब ये गवर्नमेंट कंपनी के अंदर कन्वर्ट हो गया, गवर्नमेंट कंपनी हो गया, ठीक है? ईयर लिख लीजिए 1972, नेशनलाइजेशन एक्ट 1972 मैम अंडर सेक्शन 9 नेशनलाइजेशन एक्ट of the general insurance business, nationalization act 1972 हो गया। अनिमेश हो गया? यस मैम। आगे लिखिए फुल स्टॉप के बाद it was registered as a private company under the Companies Act 1956. It was registered
as a private company under the Companies Act 1956. अब लिखिए इसकी सब्सिडियरीज ऑफ जीआईसी। अंडर कंपनी के बाद मैम, इसके बाद अंडर कंपनी के बाद कंपनीज एक्ट 1956, अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ठीक है नूतन, आप म्यूट कर लीजिए। यस मैम। अब आगे लिखते हैं हम लोग सब्सिडियरीज ऑफ जीआईसी। इसके अंदर टोटल 4 सब्सिडियरी है। सबसे पहला नाम है द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। सेकेंड वन इज द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी। इन सब में किसी में अगर जॉब लग गया तो लाइफ झिंगा लाला। ठीक है, सबका वैकेंसी निकलते रहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे LIC का भी AAO हो गया, ये सब का अच्छा एक क्रेज है। और फिर जनरल इंश्योरेंस में हो गया, ये सब का मैम सेकंड में क्या मुस्कान? सेकंड में क्या बोली है? नेशनल न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। फर्स्ट मैंने, एक मिनट मुस्कान, बहुत अटक अटक की आवाज आ रहा है आपका। पहला मैंने बताया था नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। सेकंड मैंने बताया न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, एश्योरेंस, एश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, लिख लिया। थर्ड वन इज ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। एंड लास्ट वन इज द यूनाइटेड इंडिया फायर, यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ये था सब्सिडरीज। अब इसका विजन जानिए। विजन, विजन और मिशन दोनों में क्या डिफरेंस है? विजन और मिशन में क्या डिफरेंस है? मैम मिशन करंट वर्क को लेकर होता है, विजन अपकमिंग के लिए होता है। वेरी गुड। ठीक है, फ्यूचर में हमको कहाँ तक जाना है, 10 साल के बाद कहाँ जाना है, क्या मोटिव है, दैट इज विजन। और अभी हम, मेरा एग्जिस्टेंस किसके लिए है, दैट इज मिशन। ठीक है, तो वो मिशन और विजन पूछा जाता है, तो ये लिख लीजिए। विजन में टू बी अ लीडिंग ग्लोबल, टू बी अ लीडिंग ग्लोबल reinsurance and risk solution provider, and risk solution provider, to be a leading global insurance, global reinsurance and risk solution provider। ठीक है, तो इसके विजन वाले स्टेटमेंट में ही लिखा हुआ है कि ये ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनी बनना चाहती है। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया की इकलौती री इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, री इंश्योरेंस मतलब क्या, इंश्योरेंस कंपनी का भी इंश्योरेंस करने वाली, दैट इज री इंश्योरेंस। ठीक है, जब कंपनी को अपना रिस्क डिवाइड कर देना होता है, थोड़ा शेयर कर देना होता है, वो GIC करती है। ठीक है, तो इकलौता री इंश्योरेंस कंपनी इंडिया की कौन, GIC। ठीक है, तो इसके विजन स्टेटमेंट में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि इसका क्या टारगेट है, कि फ्यूचर में ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनी बनना चाहती है और रिस्क सॉल्यूशन प्रोवाइडर। तो इंश्योरेंस इज ऑल अबाउट रिस्क सॉल्यूशन, है ना। इंश्योरेंस क्या है, कोई हमारे ऊपर रिस्क हो जाता है, उसको कंपनसेट करने के लिए इंश्योरेंस है। चाहे आप जनरल इंश्योरेंस की बात करें, चाहे आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, जितना भी हम लोगों का क्षतिपूर्ति हुआ है ना, वो हमको मिलता है इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसका विजन एकदम क्लियर है कि एक ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनी होना चाहती है और रिस्क सॉल्यूशन प्रोवाइडर। अब लिखिए मिशन। मिशन यानी अपना ये विजन कैसे अचीव करेगी। तो पहले लिखिए टू अचीव आवर विजन, टू अचीव आवर विजन बाय,
टू अचीव आवर, आप मिशन लिख रहे हैं उसमें लिख रहे हैं टू अचीव आवर विजन, यानी ऊपर जो आप लिखे हैं वो कैसे अचीव करेंगे। पहला स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट है टू अचीव आवर विजन बाय नंबर 1 बिल्डिंग लॉन्ग टर्म mutually beneficial relationship with business partner. Building long term mutually beneficial relationship with business partners. Second is practicing fair business ethics and values. Practicing fair business ethics and value. ठीक है, तो पहला था कि बिजनेस पार्टनर से अच्छा रिलेशन रख के। सेकेंड, बिजनेस एथिक्स, यानी जो भी इथिकल बिजनेस हो, मतलब कुछ भी घपला नहीं करके, जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको मद्देनजर रख करके हम अपना बिजनेस चलाएंगे, वैसे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, दैट वाज सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट लिखिए, अप्लाइंग स्टेट ऑफ आर्ट। स्टेट ऑफ आर्ट को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखिएगा। अप्लाइंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी comma processes process लिख के es including enterprise risk management and innovative solution. Next, developing इनोवेटिव के बाद innovative solution. Next one is developing and retaining highly motivated professional teams of employee. And last one is enhancing profitability and financial strength befitting the global position. Befitting, BEFITTING, befitting the global position. ठीक है, तो हमने क्या क्या लिखा। सबसे पहला मिशन है, क्या करेंगे हम लोग, बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे। ठीक है, सेकंड इज बिजनेस एथिक्स और वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब क्या प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मतलब एथिक्स वगैरह को मद्देनजर रख करके हम प्रैक्टिस करेंगे अपने बिजनेस को। नेक्स्ट इज अप्लाइंग स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, मतलब अच्छा टेक्नोलॉजी, प्रोसेस इंक्लूडिंग एंटरप्राइज, रिस्क मैनेजमेंट, इनोवेटिव सॉल्यूशन, ये सारे को मद्देनजर रख करके मतलब ये सब अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वन इज डेवलपिंग एंड रिटेनिंग हाईली मोटिवेटेड प्रोफेशनल टीम ऑफ एम्प्लॉयज। यहाँ एम्प्लॉयज की बात हो रही है। ठीक है, यानी जो हमारे प्रोफेशनल्स होंगे वो एक तो मोटिवेटेड होंगे और हम लोग उनके डेवलपमेंट पे भी खास ध्यान देंगे। एंड लास्ट वन इज एनहांसिंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अपना जो प्रॉफिट और अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ज्यादा बेहतर बनाएंगे ताकि हम ग्लोबली स्टैंड कर पाए। ये 4 मिशन स्टेटमेंट है इसका। क्लियर, एक एक पॉइंट। अब आगे बढ़िए, अबाउट जीआईसी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेशन इज
The authorized capital of the corporation is 75 crore. मैम एक बार फिर से. The authorized capital of the corporation is rupees 75 crore. और श्री योगेश लोहिया LOHIYA is the chairman cum managing director of GIC. Next one, the objective of GIC includes superintending, comma, controlling. The objective of GIC. The objective of GIC include superintending, comma, controlling, and carrying on general insurance business. Superintending के बाद Superintending, controlling, and carrying on general insurance business. हाँ, तो चेंज हो गए हैं एमडी आपके. ठीक है, उसको चेक कर लीजिए. मिस्टर दिवेश श्रीवास्तव अभी करंट हैं. मिस्टर दिवेश श्रीवास्तव वो करंट एमडी और आपके चेयरमैन कम एमडी हैं. ठीक है, तो बाकी का इसी तरह चेक करते रहिएगा. ये भी मान लीजिए अगर आपके एग्जाम तक चेंज हो जाए तो आप ये भी लिख दीजिएगा, और जिसको करंट पता है फॉर्मल ये और अभी करंट में ये. फाइन, तो थोड़ा इम्पैक्ट बेटर होगा कि हाँ इसको पहले का भी पता है अभी का भी पता है. ठीक है, तो एमडी चेंज हो गए हैं मिस्टर दिवेश श्रीवास्तव. अब बैक टू आवर टॉपिक. कहाँ तक लिखे? carrying on general insurance business. ठीक है, अब लिखिए सर्विसेज ऑफ जीआईसी. सर्विसेज ऑफ जीआईसी. तो सबसे पहला जितना मैंने आपको बताया, मरीन इंश्योरेंस, MARINE, मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस. मैम मरीन इंश्योरेंस में इक्विपमेंट्स भी आ जाएगा? नहीं, मरीन क्या, समुद्री जीव, मरीन इंश्योरेंस. ठीक है, तो उसमें इक्विपमेंट क्या आ जाएगा? मरीन इक्विपमेंट्स मैम. हाँ, मरीन इक्विपमेंट्स नहीं, यहाँ पे समुद्री जीव का हम लोग इंश्योरेंस करते हैं. ठीक है, मरीन इंश्योरेंस हो गया, फायर इंश्योरेंस हो गया, व्हीकल इंश्योरेंस हो गया, क्रॉप इंश्योरेंस हो गया, हाउस इंश्योरेंस. मतलब वो सारा इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस सब इसके अंदर कवर हो. फाइन, अब आगे बढ़िए. इन्वेस्टमेंट पैटर्न. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट पैटर्न. 25% of the fresh accrual of fund, accrual, ACCRUALS. Ma'am, starting से बोलिए ना 25%. 25% of the fresh accrual of funds to be invested in central government security, to be invested in central government security. ठीक है, एक्यूरल फंड का मतलब क्या होता है? जो भी एक्वायर्ड फंड है, जो भी फंड आप एक्वायर कर रहे हैं, उसका 25% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको डालना होगा पैसा. कहने का मतलब ये इन्वेस्ट करना होगा. कहने का मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है वो. ठीक है,
वहां पे कोई रिस्क नहीं होता इतना, अगर आपको बोला गया है कि इतना मिलेगा तो इतना मिलता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, राइट। इसीलिए बोला गया है कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास आएगा उसका 25% आपको देना होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, देना होगा मतलब इन्वेस्ट करना होगा, फाइन। अब आइए सेकेंड पॉइंट, 10% ऑफ द फ्रेश accrual of the fund, 10% of the fresh accrual of the fund to be invested in state government securities, to be invested in state government securities. Comma, bonds and debentures of public sector corporation, of public sector corporation. Let this mute रखिए, of the public sector corporation and semi-government bodies, and semi-government bodies. Next one is 35% as a loan, 35% as a loan to state government, for housing, and bonds and debenture of housing and urban development corporation. लिख लिए। और फिर नेक्स्ट जो 30% है, 30% इन डिवेंचर, 30% इन डिवेंचर, कॉमा इक्विटी शेयर, कॉमा प्रेफरेंस शेयर एंड टर्म लोन। ये है इन्वेस्टमेंट पैटर्न किसी भी जनरल इंश्योरेंस। पहले क्या था? पहला था डिवेंचर, कॉमा इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड टर्म लोन्स, ठीक है। ये है इसका इन्वेस्टमेंट पैटर्न, हो गया 100%। अब आगे बढ़िए, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस। पहला असिस्टेंस, डायरेक्ट असिस्टेंस किसे मिलता है? नंबर 1 लिखिए, डायरेक्ट असिस्टेंस। GIC finances industry in 2 ways. GIC finances industries in 2 ways. पहला granting loans, first one is granting loans, second is underwriting and direct subscription, underwriting and direct subscription to shares and debenture, to shares and debenture of the company, shares and debenture of the company. Second is second हो जाएगा पर्पस वाइज असिस्टेंस, पर्पस वाइज असिस्टेंस। अब पर्पस वाइज में क्या आ गया? जैसा रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग असिस्टेंस होगा। अब रिक्वायरमेंट क्या आ सकता है? या तो न्यू प्रोजेक्ट एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन, या फिर इंडस्ट्री का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, या फिर कोई सिक यूनिट को रिहेबिलिट किया जा रहा है, यही सब होगा रिक्वायरमेंट या होगा पर्पस, ठीक है। वो लिख लीजिए, इतना मैंने अभी बताया वो लिख लीजिए। न्यू प्रोजेक्ट हो गया, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन हो गया, मॉडर्नाइजेशन, रिहेबिलिटेशन, फिर इक्विपमेंट की जो बात किए थे एंड बैलेंसिंग इक्विपमेंट, ठीक है, ये इंडस्ट्री में हो रहा है बैलेंसिंग इक्विपमेंट। फिर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कोई हो अगर तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट
निधि आ रही है बात समझ में? हाँ, यस मैम। आपका क्या था 12th में सब्जेक्ट? मैम हाँ, मेरा था बायो। तो वर्किंग कैपिटल समझ में आ रहा है आपको? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट किसको कहते हैं? यस मैम। क्या होता है वर्किंग कैपिटल? यहाँ जो मैंने लिखवाया वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नहीं मालूम मैम। पूछना चाहिए था। यस मैम। ये आपका चेहरा दिखा तो मुझे याद आया, नहीं तो फिर तो फ्लो में मैं निकल जाती कि बाकी को तो मैंने बताया है। क्या अन्नपूर्णा? आपकी आवाज कट रही है अन्नपूर्णा, आप चैट में डाल दीजिए जो भी आपका प्रॉब्लम है। इनको समझा दीजिए ना, हमको भी समझ नहीं आया। वर्किंग कैपिटल मैम समझ में नहीं आया है, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे बीच में। क्या क्या बोल रहे हैं? वर्किंग कैपिटल मैं समझा रही हूँ, जब मैं पूछ ली हूँ नहीं बता रहे हैं तब तो मैं समझाऊंगी ना। बाकी लोग किसी को जो पहले से क्लास मैम कर रहे हैं, वर्किंग कैपिटल किसको मैम कहते हैं? इसको करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी मैम। यूज होता है। ठीक है, ये तो थोड़ा और लिबरल लैंग्वेज में अगर बात करें तो हेलो और मैम। इजी लैंग्वेज, फाइनेंशियल Available टर्म में नहीं, funds, और ma'am. थोड़ा इजी लैंग्वेज में। हाँ, Available funds to run business. बिजनेस, हाँ बिजनेस को चलाने के लिए जो डेली का जो रिक्वायरमेंट होता है, जैसे मान लीजिए डेली आपने बेस पे। ट्रक खरीदा, हाँ आपने ट्रक खरीदा। अब ट्रक तो एक बार खरीदना होता है, चलिए सामान या मार्केटिंग करने के लिए या जो फिनिश गुड्स है उसको बाहर भेजने के लिए, ठीक है। अब ट्रक को चलाने के लिए आपको इसमें पेट्रोल तो चाहिए होगा, तो दैट पेट्रोल इज वर्किंग कैपिटल। सेम वे बिजनेस को चलाने के लिए जो डेली का जो खर्चा होता है ना, वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल। यस मैम। फाइन, आई बात समझ में अन्नपूर्णा और निधि? और कुछ पूछ रहे थे? आप चैट में लिखिए ना अन्नपूर्णा, आवाज क्योंकि नहीं आ रही है आपकी। ओके मैम। और कोई प्रॉब्लम, यस और नो? नो मैम। ठीक है, तो फिर आगे बढ़िए। अब है IRDA के बारे में। IRDA का फुल फॉर्म कौन बताएगा? IRDA इंस्टीट्यूट फॉर स्मॉल इंडस्ट्री। क्या क्या क्या? स्मॉल इंडस्ट्री। IRDA, RIDA। IRDA इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी कौन? Regulatory. इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। करेक्ट, इसका आंसर था कौन दिए? बिट्टू। बिट्टू, वेरी गुड। तो बाकी लोग से आंसर क्यों नहीं आया? मैंने शुरू से ही बताया क्लास में कौन से कंपनीज एक्ट जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी IRDA, कैपिटल मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी सेबी, बैंक की रेगुलेटरी बॉडी RBI। कोई भी स्टेप ऐसे नहीं लिया जाएगा, उसके ऊपर एक वॉच डॉग का काम करती है ये सारी रेगुलेटरी बॉडी। तो इंश्योरेंस की रेगुलेटरी बॉडी कौन? IRDA। IRDA का फुल फॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कुछ रिवीजन करिए थोड़ा, ठीक है, नहीं तो किसी दिन मैं सरप्राइज टेस्ट ले लूंगी। नहीं पूछ रही हूँ इसका मतलब ये नहीं, कभी भी टर्म आ जाएगा पहले चैप्टर वाला तो वो टर्म पूछूंगी ही पूछूंगी, और अगर आंसर नहीं आएगा तो फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी। ठीक है, अगर मुझे मोटिवेटेड रखना है तो थोड़ा आंसर वगैरह दिया करिए। चलिए IRDA कर लिए, वो टॉपिक दे दीजिए और उसके बारे में लिखिए। IRDA bill was passed in December 1999. Bill was passed, IRDA bill was passed in December 1999. Full stop. The IRDA became the statutory body. मैम रिपीट कीजिए, दिसंबर 99.
Full stop. IRDA became the statutory body in April 2000. And has been framing regulations and registering the private sector insurance companies full stop. The insurance sector was open. फ्रेमिंग के बाद से रिपीट करो. फ्रेमिंग रेगुलेशन, IRDA का काम क्या होता है? रेगुलेशन फ्रेम करना, तो वही मैं लिखवा रही हूँ. फ्रेमिंग रेगुलेशंस एंड रजिस्टरिंग द प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी. हो गया? लिख लिया? यस मैम. फुल स्टॉप के बाद लिखिए द इंश्योरेंस सेक्टर वाज ओपन up to private players in insurance sector was opened up to private player in August 2000. ठीक है, कहने का मतलब यहाँ ये है कि ये जो इंश्योरेंस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर का इंटर होने का आपका था ड्यूरेशन अगस्त 2000 में, और अभी बहुत सारी कंपनी है जो इंश्योरेंस सेक्टर में इंटर कर गई है. ठीक है, द कंपनीज लिखिए आगे. consequently many Indian and foreign companies have entered in the insurance business. मैम फिर से कहीं ना शुरू से मतलब कहाँ से? मैम ये वाला लाइन, द कंपनी मैनी. Consequently, many Indians and foreign companies have entered in the insurance business. हो गया? यानी प्राइवेट प्लेयर्स भी आएगी तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाएगी, तभी इंटर हो सकती है. अब आगे आइए. मिशन ऑफ IRDA टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ. IRDA का जो फॉर्मेशन हुआ था, मेन पर्पस क्या है कि जो भी पॉलिसी होल्डर हैं, जो भी इन्वेस्ट करते हैं, उनको ट्रस्ट हो पाए. ट्रस्ट होगा तभी तो पैसा कोई भी इन्वेस्ट करेगा. तो उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए IRDA का फॉर्मेशन हुआ था. तो सबसे पहला यहाँ पे मिशन होगा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स, to regulate, promote and ensure orderly growth of the insurance industry, and for matters orderly growth of insurance industry, and for matters connected therewith. यानी पहला है इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर को सेफगार्ड करना, फिर इंश्योरेंस कंपनी का प्रॉपर ग्रोथ हो, उसको रेगुलेट करे, उसको प्रमोट करे, ये मिशन. ठीक है, और इंश्योरेंस रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा को प्रमोट करना या रेगुलेट करना, ये है पहला मिशन. सेकंड लिखिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट या सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट and any other law for the time being in force,
The authority shall have the duty. The authority shall have the duty to regulate, comma, promote and मैम ensure. रिपीट कीजिएगा. The authority shall Have the duty to regulate, comma, promote and ensure orderly growth of the insurance business and reinsurance business. Ensure orderly growth of insurance business and reinsurance business. ठीक है, अब बच रहा है हमारा ऑब्जेक्टिव्स. लिख लीजिए. पहला ऑब्जेक्टिव, इश्यू ऑफ एप्लीकेशन. Issue to the applicant. Issue to the applicant. Issue to the applicant a certificate of registration. Issue to the applicant a certificate of registration, comma, renew, comma, modify, comma, withdraw, comma, suspend or cancel such registration. suspend करते हैं ना. Suspend or cancel such registration. ठीक है, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लीकेंट को इशू करना या फिर चाहे वो कैंसिल करना. मतलब कौन सा सर्टिफिकेट को आप एक्सेप्ट करेंगे. म्यूट रखिए सतीश. सब लोग साथ में पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, आगे चलते हैं हम लोग. प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर. प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर. Protection of the interest of policy holder in matters concerning assigning of policy, nomination by policy holder, साइनिंग के बाद क्या, किसके बाद? साइनिंग साइनिंग, असाइनिंग बोला था मैंने. कंसर्निंग असाइनिंग ऑफ पॉलिसी. ठीक है, यानी जो पॉलिसी आप दे रहे हैं वो सही है या नहीं. फिर नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर, कॉमा देखिए, नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर. फिर नॉमिनेशन मतलब क्या होता है पता है? क्या निमेश, म्यूट कर, अनम्यूट करके बोलिए. आप इधर बोल रहे हैं तो अनम्यूट करके बोलिए, आवाज नहीं आ रही है. क्या अनम्यूट हो ही नहीं रहा है क्या? कोई और बोलिए वो. हाँ, मैम आप बताइए. मैं तो बताऊंगी ना. आप लोग किसी को पता है नॉमिनी किसको कहते हैं? यस मैम. गुन्ना, या किसी सही के में डेथ हो खाना जाने खा रहे हैं या फिर किसी के डेथ हो जाने पे मैम मिलता है उसको पेमेंट जितना आपका सेविंग रहता है. क्या? अभिनव,
जो नॉमिनी रहता है ना मैम, उसको डेथ हो जिसके जैसे आप नॉमिनी किसी को रखते हैं तो उसका डेथ अगर हो जाता है तो नॉमिनी को पैसा मिलता है। हाँ, मतलब ये बेनिफिट किसको मिलेगा, ठीक है। वो तो लाइफ इंश्योरेंस में आपने कहा कि ठीक है, यहाँ पे हम IRDA के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई इश्यू हुआ, तो मेरे पास पैसा किसको मिलेगा, ठीक है। या तो मैं अपने हस्बैंड को नॉमिनी रखूंगी, या तो मैं अपने बच्चे को अपना नॉमिनी रखूंगी, ठीक है। इसको कहते हैं नॉमिनी, कि मेरे बाद किसको पेमेंट मिलना है, वो नाम, ठीक है, वो सारा चीज वहां पे मेंशन होना चाहिए। आगे लिखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अगेन ये नया टर्म है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब इसका क्या मतलब होता है, जो भी इंश्योरेंस से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना आप पे कर रहे हैं, जितना इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, वो सब मिलके कहलाता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जितने का इंश्योरेंस, ठीक है। कॉमा, आगे लिखिए, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। सतीश समझ में आ रहा है ना सारा कुछ? हाँ? यस मैम। आगे लिखिए, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। अब ये इंश्योरेंस क्लेम किसको कहते हैं? क्लेम मतलब कुछ गड़बड़ी हो जाए तो। हाँ, जब उस कोई पे क्लेम गड़बड़ी करना। हुआ, चाहे आप मोटर की बात करें, अब जैसे जनरल इंश्योरेंस में ही कार का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, तो फिर क्लेम करने जाएंगे ना, पैसा मांगने जाएंगे ना, उसका भी सर्टेन प्रोसीजर होता है, तो वो चेक करना। आगे देखिए, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी, कॉमा के बाद लिखिए, समझते जाइए क्योंकि ये सारा इंश्योरेंस का टर्म है। सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी। अब ये सरेंडर वैल्यू मतलब क्या हुआ, मान लीजिए 10 इयर्स के लिए आपने कोई इंश्योरेंस करवाया है, उससे पहले अगर आपको निकलवाना है पैसा, तो उसको कहते हैं सरेंडर वैल्यू, यानी अब पॉलिसी को आप सरेंडर कर दिए हैं, अब हम नहीं चला पाएंगे, जितना हम चला लिए हैं उतने का ही पैसा वापस कर दीजिए, दैट इज सरेंडर वैल्यू। क्लियर? आगे लिखिए, एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन and other terms and condition of contract of insurance. Done. Next point, calling for insurance. अदर टर्म्स ऑफ कंडीशन के बाद of contract of insurance. ठीक है, अब लिखिए, calling for information. Next point, calling for information. Next point, calling for information. From, comma, undertaking inspection of calling for information from, comma, undertaking inspection of, comma, conducting inquiries and investigation, including audit of the insurer, comma, intermediaries, comma, insurance intermediaries and other organizations connected with the insurance business. Then फिर लिखिए, specifying the percentage. क्या हुआ? क्या आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है निमेश? क्या बोल रहे हैं कुछ? आप अनम्यूट करेंगे तब तो समझ में आएगा। चैट करिए, मैसेज डालिए, क्या बोल रहे हैं? वो तो गया अनम्यूट, फिर क्या? मैम, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज के बाद इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज
and other organizations connected with insurance business, and other organization connected with insurance business. हो गया? Yes, ma'am. और फिर क्या बताया था मैंने? नेक्स्ट पॉइंट कुछ बताया था क्या? मैम स्पेसिफाइंग बोल रही थी, उसके बाद नहीं पता। Specifying the percentage of life insurance. Specifying the percentage of life insurance business. Specifying the percentage of life insurance business and general insurance business to be undertaken by the insurer, to be undertaken by the insurer in the rural and social sector. By ठीक the है? man. बाय द इंश्योरर, इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी को हम इंश्योरर बोलते हैं, ठीक है? बाय द इंश्योरर इन द रूरल एंड सोशल सेक्टर। डन। और लास्ट पॉइंट लिखिए, प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, professional organizations connected with the insurance and reinsurance business. हो गया? Promoting and regulating professional organizations connected with the insurance and reinsurance business. अच्छा, ये पॉइंट लिखे हैं क्या? रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड बाय इंश्योरेंस कंपनी, ये लिख लीजिए। रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनी। तो ये था आपका कंप्लीट GIC और IRDA। ठीक है, अब स्मॉल लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए। लास्ट पॉइंट क्या था? रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनी। और अब दीजिए आप लोग अपना